बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद इस्लाम। द लॉन्गेस्ट जर्नी स्टार्ट्स फ्राम स्टेप वन। व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर भी लिमिटेशन एक्ट से रिलेटेड है और ये जो हमने लिमिटेशन एक्ट पे लेक्चर स्टार्ट किए थे उसका पार्ट 6 है। पार्ट 5 में हम सेक्शन 17 तक डिस्कस कर चुके हैं और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 18 से लेके सेक्शन 27 तक। और इसमें हम मेनली जो लिमिटेशन एक्ट के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे कि इफ़ेक्ट ऑफ फ्रॉड ऑन लिमिटेशन, एक्नॉलेजमेंट एंड ईजमेंट, यानी जो ईजमेंट से रिलेटेड लिमिटेशन है वो क्या है। सबसे पहले आते हैं हम इफ़ेक्ट ऑफ फ्रॉड। सेक्शन 18 इसको डील करती है। अच्छा, एक तो आपके माइंड में ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए कि फ्रॉड हैज़ नो इफ़ेक्ट ऑन लिमिटेशन, यानी फ्रॉड से लिमिटेशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। अच्छा, इसकी रीज़न क्या है? इससे पहले हम जानते हैं कि फ्रॉड क्या है। फ्रॉड होता है बेसिकली आप फैक्ट्स को, हकाइक को इंटेंशनली छुपा लेना दूसरे शख्स से। यानी एक शख्स किसी फैक्ट को, किसी शख्स को उसके लीगल राइट से, उसकी लीगल रेमेडी से डिप्राइव करने के लिए इंटेंशनली किसी फैक्ट को कंसील करे। अब फ्रॉड की बाबत बड़ा सेटल्ड सा व्यू है, सेटल्ड लॉ बन चुका है कि जो फ्रॉड होता है वो विशिएट कर देता है इवन द एनी काइंड ऑफ सॉल्मल, मोस्ट सॉल्मन जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको भी फ्रॉड जो है वो विशिएट कर देता है और किसी किस्म का टाइम जो है वो फ्रॉड के अगेंस्ट रन नहीं करता। अब हम आते हैं कि सेक्शन 18 हमें क्या बताती है। सेक्शन 18 भी बिल्कुल इसी चीज़ को एक्सप्लेन करती है कि चाहे राइट टू सू हो, कोई शख्स किसी का राइट टू सू को छुपा लेता है, डॉक्यूमेंट को फ्रॉडुलेंटली कंसील कर लेता है या डिफेक्टिव टाइटल होता है, तो इस सूरत में जो लिमिटेशन है वो रन नहीं करेगी। सबसे पहले आते हैं राइट टू सू, यानी किसी शख्स को उसका कोई राइट है जिसकी बेस पे उसने कोई सूट फाइल करना है या एप्लीकेशन फाइल करनी है। अब दूसरा शख्स जो है उसको इंटेंशनली उस राइट को छुपा के रखता है, कंसील करके रखता है, तो उस वक्त तक लिमिटेशन स्टॉप रहेगी जब तक वो फ्रॉड उसके नॉलेज में, जब तक वो राइट टू सू उसके नॉलेज में नहीं आ जाता। मिसाल के तौर पे ए ने बी के अगेंस्ट एक सूट फाइल किया। अब ए इंटेंशनली बी का जो एड्रेस है वो उस सूट के ऊपर रॉन्ग मेंशन करता है, जिस वजह से बी को समन रिसीव नहीं होते या वो बी तक समन पहुंचने नहीं देता। अब बी का किस वक्त तक टाइम लिमिटेशन, जो ही उसके नॉलेज में आएगा फिर उसके अगेंस्ट टाइम स्टार्ट होगा। यानी जो ही वो जो फ्रॉड है, फ्रॉड क्योंकि इफ़ेक्ट नहीं करता, अब जो ही वो एक्चुअल जो फैक्ट है वो किसी शख्स के नॉलेज, यानी फ्रॉड जो किसी ने किया है दूसरे शख्स के नॉलेज में आ जाएगा कि इस शख्स ने मेरे साथ फ्रॉड किया, तो फिर जो टाइम लिमिटेशन है वो स्टार्ट होगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट को फ्रॉडुलेंटली कंसील कर देना, यानी किसी शख्स ने उसका राइट टू सू तो कंसील नहीं किया, लेकिन उस राइट को इस्टेब्लिश करने के लिए जो नेसेसरी, जो इम्पोर्टेंट, जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट था उसको दूसरी पार्टी ने कंसील कर लिया। मिसाल के तौर पे ए ने कोई सूट फाइल किया, अब बी के पास एक एग्रीमेंट है या कोई एफिडेविट है जो उस दावे के, जो उस शख्स का उससे उसके राइट से रिलेटेड है, जिससे वो शख्स अपना राइट इस्टेब्लिश कर लेता है। अब वो जो बी है वो उस डॉक्यूमेंट को कंसील कर लेता है। अब इस वजह से ए जो है कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट उसके नॉलेज में आएगा तो अब उसने, क्योंकि फ्रॉडुलेंटली, हाँ एक होता है कि वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में वो टेंडर कर दे, ए उस अपनी एविडेंस पेश करे लेकिन ए नाकाम हो जाए। अब बी होता है, बी ये प्ली ले लेता है कि डॉक्यूमेंट मेरे पास है ही नहीं है, वो डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, लेकिन लेटर ऑन किसी भी स्टेज के ऊपर अब वो डॉक्यूमेंट बी के पास से निकल आता है, बी उस डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड पर ले आता है। अब क्योंकि उसने फ्रॉडुलेंटली उस डॉक्यूमेंट को कंसील किया, तो अब जो लिमिटेशन है वो रन नहीं करेगी बल्कि वहाँ से स्टार्ट होगी। अच्छा, डिफेक्टिव टाइटल क्या होता है? डिफेक्टिव टाइटल से मुराद ये होता है कि कोई भी शख्स किसी चीज़ का मालिक है ही नहीं, लेकिन वो अपने आप को उसका मालिक जाहिर करता है।
मिसाल के तौर पे ए जो है बी को एक कनाल ज़मीन फ़रोख्त कर देता है। अब आफ्टर 10 ईयर्स उसके नॉलेज में, बी के नॉलेज में ये बात आती है कि जो ए ने उसको ज़मीन फ़रोख्त की है, ए तो ओरिजिनली मालिक ही नहीं था, बल्कि ए ने बेसिकली फ्रॉड किया। अब 10 ईयर्स गुजर चुके हैं। अब जिस वक़्त बी के नॉलेज में आएगा उसके अगेंस्ट लिमिटेशन उस वक़्त स्टार्ट होगी, वो फ्रॉड जो उसने किया। अब बी के पास दो रेमेडीज़ हो सकती हैं, मसलन वो उसके खिलाफ रिकवरी सूट में जा सकता है, या वो अगर कोई किसी और ज़मीन का मालिक है तो अल्टरनेट वो क्लेम कर सकता है। लेकिन आप ये प्ली नहीं ले सकता जी कि 10 साल गुजर चुके हैं, क्योंकि बेसिकली उसने फ्रॉडुलेंटली एक डिफेक्टिव चीज़ जो थी उसको सेल आउट की। अब जो फ्रॉड उसका रिकॉर्ड पर आ जाएगा तो अब वो उसको बारे में ऐसी कोई प्ली नहीं ले सकता। आई होप कि सेक्शन जो 18 थी कि फ्रॉड हैज़ नो इफेक्ट ऑन लिमिटेशन आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। अब हम आते हैं सेक्शन 19 की तरफ कि इफ़ेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग क्या है। एक्नॉलेजमेंट होता है कि आप इन राइटिंग एक चीज़ को तहरीर कर लें। अब कैसे, इससे मुराद क्या है कि जैसे देखें दो पार्टीज़ हैं, ए ने बी से कुछ क्लेम करना है, क्या मतलब ए ने बी से कोई चीज़ लेनी है। अब पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर नहीं हुआ, तो जिस शख्स से विन द पार्टी अगेंस्ट होम सच प्रॉपर्टी या राइट इज क्लेम्ड, जिस शख्स से लेनी है वो दोबारा आपस में इन राइटिंग ले लेते हैं, इन राइटिंग वो एक्नॉलेज कर लेता है, तो वो जो ए है उसकी फेवर में फ्रेश जो लिमिटेशन है उसको स्टार्ट हो जाएगा। आई थिंक वेरी सिंपल है कि इफ़ेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट क्या है। एक्नॉलेजमेंट ये है कि जब एक शख्स का कोई प्रॉपर्टी है, कोई राइट है, वो दूसरे की तरफ है, उसने उसको क्लेम, उससे उसका राइट बनता है, उसने लेनी है। अब जब दूसरे शख्स ने बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड, यानी मिसाल के तौर पे अगर राइट क्लेम करने की लिमिटेशन 3 साल है, देखिए अगर तो 3 साल का टाइम गुजर चुका होगा देन वो जो एक्नॉलेजमेंट है फिर उसकी वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि दावा तो ऑलरेडी टाइम बार्ड हो चुका है। लेकिन अभी वो टाइम नहीं गुजरा, बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड, तो फिर क्या होगा, अगर वो राइटिंग कर लेते हैं तो ए को फ्रेश जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो हासिल हो जाएगा। यानी इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट राइटिंग क्या हुआ कि उसको फ्रेश जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो हासिल हो जाएगा। अब इसके साथ ही एक्सप्लेनेशन आ गई कि अगर विदाउट डेट है, जो एक्नॉलेजमेंट हुई उस पर डेट नहीं है, अनडेटेड है, तो इसको ओरल एविडेंस के ज़रिए साबित किया जा सकता है। अब वो जो ओरल एविडेंस है वो कंटेंट्स की बाबत नहीं होगी, बल्कि जस्ट उस फैक्ट की हद तक होगी। ये बड़ी सिंपल सी उसने एक्सप्लेनेशन दे दी कि जो ओरल एविडेंस है वो उस फैक्ट की बाबत होगी, वो उस बाबत नहीं होगी। अब यह है कि वो एक्नॉलेजमेंट साइन कौन कर सकता है। अब सेक्शन 21 में इस बात को भी एक्सप्लेन कर दिया गया कि वो शख्स खुद भी कर सकता है, थ्रू एजेंट भी कर सकता है, डिसेबिलिटी की सूरत में लॉफुल गार्डियन भी कर सकता है, कोई मैनेजर भी कर सकता है। यानी ये तमाम लोगों की डिटेल दे दी कि जो लोग जो हैं वो उस बात को साइन उसकी बिहाफ पे कर सकते हैं। आई थिंक इट वॉज वेरी सिंपल कि इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग क्या है, और आई होप कि आप सब के माइंड में ये फैक्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब आते हैं सेक्शन 20 की तरफ। सेक्शन 20 इज ऑल्सो वेरी सिंपल। इफेक्ट ऑफ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेट और ऑफ इंटरेस्ट ऑन लेगेसी, कि अगर किसी शख्स ने ए ने बी से कुछ पैसे लेने हैं, अब अगर बी पार्ट पेमेंट कर देता है तो जो रिमेनिंग अमाउंट है उसके बारे में दोबारा से फ्रेश लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। लिमिटेशन ए की फेवर में होगी। मिसाल के तौर पे देखिए, अमाउंट की रिकवरी के लिए टाइम लिमिटेशन है 3 साल। अब 2 साल 10 माह गुजर चुके हैं, तो जो बी है, बी ए को देने था 3 लाख रुपया। अब बी अगर 1 लाख रुपया दे देता है तो इसका मतलब उसने उसकी यानी कि पेमेंट को, उस डेट को एडमिट कर लिया, इसलिए लॉ ने ए के हक में फेवर दे दी। अब बी को तो फेवर ये होगी कि जो पैसे उसने पूरे देने थे वो उसको इंस्टॉलमेंट में दे रहे, लेकिन ए को ये है कि उसकी फ्रेश उसको लिमिटेशन हासिल हो जाएगी। फिर इसमें साथ इसके एक्सप्लेनेशन भी हैं कि मार्गेज की सूरत में द रिसीट ऑफ द रेंट है और प्रोड्यूस ऑफ सच लैंड है, या अगर डेट्स हैं
डेट से मुराद उसने कहा कि मनी पेएबल अंडर अ डिक्री और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, यानी मसलन किसी के फेवर में अब कोर्ट की मनी डिग्री पास हो गई। अब डिग्री के लिए टोटल एग्जीक्यूशन के लिए तो लिमिटेशन है 6 ईयर्स, लेकिन फर्स्ट एग्जीक्यूशन पटिशन आनी चाहिए विद इन 3 ईयर्स। अब 2.5 ईयर्स के बाद जो जजमेंट राइटर है वो पार्ट पेमेंट कर देता है। जब वो पार्ट पेमेंट कर देगा तो ए को दोबारा नए सिरे से जो लिमिटेशन है वो हो जाएगी। इसकी रीज़न शायद इट माइट भी ये है कि उसने बेसिकली क्योंकि एक बात को एडमिट कर लिया होता है। अब हम आते हैं सेक्शन 22 की तरफ। दैट इज़ आल्सो वेरी सिंपल। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग और एडिंग न्यू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। ये बताती है कि जब एक लिटिगेशन चल रही है उसमें मुद्दई या मुद्दल जो नए ऐड होंगे उनके लिए फ्रेश लिमिटेशन होगी, यानी एक पार्ट जब कुछ शख्स को किसी लिटिगेशन का पता ही नहीं है तो उसके बारे में बिल्कुल नए सिरे से बिल्कुल नई लिमिटेशन स्टार्ट होगी। सब सेक्शन 1 इसकी ये कहती है। लेकिन सब सेक्शन 2 बड़ी रेलेवेंट है। वो ये कहती है कि जब कोई शख्स जो है किसी को सब्स्टिट्यूट करेगा, किसी को सब्स्टिट्यूट करेगा, शैल अप्लाई टू द केस वेयर अ पार्टी इज एडेड और सब्स्टिट्यूटेड। जब कोई शख्स यानी किसी के डेवोल्यूशन ऑफ एनी इंटरेस्ट, यानी कोई शख्स जब स्टेप इनटू शू करेगा फिर वो सेक्शन 22 की फेवर नहीं ले सकता, फिर वो सेक्शन 22 की जो रिलैक्सेशन है वो उसके लिए नहीं है। इसने 2 बातें सब सेक्शन 2 ने बताई। एक तो जिस स्टेप इनटू शू की सूरत में, या जब को पार्टी जो है प्लेंटिफ को डिफेंडेंट बना दिया जाए या डिफेंडेंट को प्लेंटिफ, यानी ट्रांसपोजिशन ऑफ पार्टीज़ की सूरत में भी जो फेवर है, जो रिलैक्सेशन है वो नहीं है। वो सिर्फ ओनली फॉर न्यू कमर्स, यानी जब कोई शख्स नए सिरे से चाहे वो प्लेंटिफ बना या चाहे डिफेंडेंट बना तो उसकी सूरत में उसको नए सिरे से लिमिटेशन हासिल होगी। अच्छा, अब हम आते हैं सेक्शन 23 की तरफ। सेक्शन 23 इज आल्सो वेरी सिंपल कि कंटिन्यूइंग ब्रीचेज एंड रॉन्ग्स। इन द केस ऑफ कंटिन्यूइंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इन द केस ऑफ कंटिन्यूइंग रॉन्ग independent of a contract, a fresh period of limitation begins to run at every moment of the time during which the breach or the wrong, as the case may be, continues। यानी इसने सिंपल ये बात की कि जब कोई शख्स किसी एग्रीमेंट को कंटिन्यूसली ब्रीच कर रहा है या कोई शख्स कोई रॉन्ग एक्ट कंटिन्यूसली कर रहा है, देखिए हम अक्सर एक बात सुनते हैं रेकरिंग कॉज ऑफ एक्शन, यानी फिर तो हर जो उसका एक्ट होगा, यानी अभी उसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया दोबारा फिर से करेगा, तो जब वो कंटिन्यूइंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कंटिन्यूइंग रॉन्ग कर रहा है, तो फिर लिमिटेशन जो है हर रॉन्ग के साथ, हर ब्रीच के साथ नहीं होगी। यानी इस सूरत में चाहे जितना मर्जी टाइम गुजर जाए, क्योंकि हर लम्हे पे फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन हासिल होती जाएगी। Section 24 is also very simple कि suit for compensation for act no actionable without special damage। In case of a suit for compensation for an act which does not give rise to a cause of action unless some specific injury actually results therefrom, the period of limitation shall be computed from the time when the injury results। यानी जब कोई ऐसा को क्लेम होगा, कोई ऐसा एक्शन में जब तक उस इंजरी का रिजल्ट नहीं आता उस वक्त तक वो लिमिटेशन भी उसके खिलाफ कंप्यूट होना स्टार्ट नहीं होगी। अच्छा जी, अब हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजेशन। अब देखें, एक तो बात होती है कोई शख्स अपनी मलकियत को परचेज करता है, लेकिन हमें जो सेक्शन ये जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपको ओनरशिप हासिल हो रही है या तो बाय पोजेशन या बाय प्रेस्क्रिप्शन या थ्रू एडवर्स पोजेशन। अगरचे आप जो एडवर्स पोजेशन का लॉ है वो ओमिट हो चुका है, लेकिन ईजमेंट की हद तक अभी लॉ मौजूद है। अभी हम आएंगे ईजमेंट, एक्विजिशन ऑफ राइट टू ईजमेंट, एक्विजिशन ऑफ राइट टू ईजमेंट। सेक्शन 26 इसको डील करती है। अच्छा, ईजमेंट होता क्या है, हक़ आसाइश से मुराद क्या है? अगर सिंपल लफ्ज़ों में इसको डिफ़ाइन किया जाए,
ईजमेंट राइट से मुराद ऐसा राइट होता है जो किसी दूसरे शख्स की ज़मीन में किसी वजह से किसी शख्स को हासिल होता है, यानी ऐसा राइट जो आपको इन अदर्स लैंड होता है, चाहे वो राइट किसी रास्ते की वजह से हो, चाहे रोशनी की वजह से हो, यानी उस राइट के हासिल होने की सर्टन रीजंस हैं। अब हमें सिंपली सेक्शन 26 हमें ये बताती है कि जब भी कोई शख्स विदाउट एनी इंटरफेरेंस, विदाउट एनी इंटरप्शन, अच्छा ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, विदाउट इंटरप्शन, विदाउट इंटरफेरेंस, कोई शख्स यूज़ ऑफ लाइट कर रहा है, एयर का इस्तेमाल उसको हो रहा है फ्रॉम एनी बिल्डिंग, वो पीसेबली इंजॉय कर रहा है, यानी ये जो लाइट का रोशनी को, हवा को, पानी को, वाटर कोर्स का रास्ता, गुजरने का रास्ता, कोई शख्स पीसेबली और विदाउट इंटरप्शन, ये दो बेसिक बातें हैं, पीसेबली एंड विदाउट इंटरप्शन। अगर उसके रास्ते में हर्डल्स आती होंगी तो फिर वो शख्स ये क्लेम नहीं कर सकता, और इसमें 20 ईयर्स गुजर जाते हैं तो वो शख्स जो है वो उसको एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाई पोजेशन हासिल हो जाती है, यानी उसको वो राइट जो है, देखिए वो उसका मालिक नहीं है, वो उस चीज़ उसकी मलकियत नहीं है, लेकिन मुसलसल पीसेबली इस्तेमाल से विदाउट इंटरप्शन। इसकी रीज़न ये होती है कि देखिए एक शख्स एक रास्ते को इस्तेमाल कर रहा है, अब जिसकी प्रॉपर्टी से वो रास्ता इस्तेमाल कर रहा है उसने 20 साल तक उस शख्स को रोका नहीं, और ना और पीसेबली पुरअमन तरीके से किसी ने उसमें मदाखलत नहीं की, वो शख्स इस्तेमाल का, अब वो उसको एज अ राइट उसका हक बन जाएगा, वो ऐसे ही उसका राइट समझा जाएगा जैसे कि वो उसका मालिक है, होगा वो ईजमेंट राइट। इसके लिए लिमिटेशन जो है वो है 20 ईयर्स, लेकिन 20 ईयर्स लिमिटेशन के बाद जो गुजर जाएंगे तो उसका जो राइट है वो एब्सोलूट हो जाएगा, इंडिफिजिबल हो जाएगा। इंडिफिजिबल होता है नाकाबिले तनसीख, यानी जिसको आप ख़त्म नहीं, एब्सोलूट होता है, जैसे एब्सोलूट वर्ड से कंप्लीट फुल फ्लेज राइट, तो इंडिफिजिबल होता है नाकाबिले तस्खीर राइट, यानी जिसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। अच्छा, प्राइवेट लैंड की सूरत में टाइम लिमिटेशन जो है वो है 20 ईयर्स, वेर एज जब गवर्नमेंट लैंड होगी तो फिर जो है इसमें अमेंडमेंट आ गई कि वर्ड 20 जो है वो 60 ईयर्स से सब्स्टिट्यूट है, यानी एक बात क्लियर हुई कि अगर प्राइवेट लैंड की बात होगी तो फिर टाइम है 20 साल, लेकिन अगर गवर्नमेंट लैंड की बात होगी तो फिर है 60 ईयर्स, यानी इवन अगर गवर्नमेंट लैंड भी है और वो राइट आपने ओपनली उसको पीसफुली आपने रास्ते को एंजॉय किया, रोशनी को एंजॉय किया, लाइट को एंजॉय किया, वाटर कोर्स को एंजॉय किया, अगर आपने गवर्नमेंट लैंड की सूरत में 60 ईयर्स तक, प्राइवेट लैंड की सूरत में 20 ईयर्स तक एंजॉय किया, तो फिर वो आपका राइट एब्सोलूट राइट बन जाएगा, वो राइट इंडिफिजिबल राइट बन जाएगा, फिर वो कोई शख्स उस राइट से इनकार नहीं कर सकता। अच्छा, सेक्शन 27 भी इसी की एक्सप्लेनेशन में है कि एक्सक्लूजन इन फेवर ऑफ रिवर्जनर ऑफ सर्विएंट टेनमेंट, यानी मिसाल के तौर पे ए और बी दोनों हैं, ए और बी दोनों पहले राइट, ए ने राइट यूज़ किया 10 साल, फिर उसके बाद बी को यूज़ करते हो गए 16 ईयर्स। अब ए की डेथ हो गई या ए फील्ड से गायब हो गया, तो अब बी आ जाता है जी कि पहले 10 साल वो यूज़ करता रहा, अब लास्ट 16 ईयर्स से मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो सेक्शन 27 जस्ट इस बात को एक्सप्लेन करती है कि बी को फर्दर 4 ईयर्स अनइंटरप्टेड यूज़ करना पड़ेगा, पीसेबली यूज़ करना पड़ेगा, यानी ये इंडिविजुअल राइट, ईजमेंट राइट जो है वो बेसिकली ऑन बेसिस ऑफ हिज इंडिविजुअल राइट आया है। अब वो ये नहीं क्लेम कर सकता जी कि वो पहले जो उसने 10 साल यूज़ किए तो ये टोटल 26 ईयर्स हो गए, बल्कि उसके 16 ईयर्स ही कंक्लूड होंगे। आई होप कि ईजमेंट का जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट था आपके माइंड में क्लियर हो चुका है। अच्छा, एडवर्स पोजेशन का लॉ भी था, सेक्शन 28 उसको प्रेस्क्रिप्शन और एडवर्स पोजेशन को डील करती थी, लेकिन 1991 में जब मोअज़्ज़ज़ अदालतों से डिसीजन आया फर्स्ट टाइम, ग़ुलाम कादर केस था, फिर देर आफ्टर PLD 2003 सुप्रीम कोर्ट पेज 560 आया। अब जो एडवर्स पोजेशन का लॉ है वो ख़त्म हो चुका है। पहले ये होता था कि अगर कोई शख्स 12 साल तक किसी की ज़मीन को इस्तेमाल करता था फिर वो उसका मालिक बन जाता था, लेकिन अब ये सिचुएशन जो है वो ख़त्म हो चुकी है, इसलिए इसको ऐसा ज़्यादा डिस्कस करने की
ज़रूरत नहीं है। आई होप कि आज हमने जो डिस्कस किया कि सेक्शन इफ़ेक्ट ऑफ फ्रॉड क्या है, इफ़ेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट क्या है और राइट ऑफ ईजमेंट लिमिटेशन से रिलेटेड क्या है, आपके माइंड में क्लैरिटी आ चुकी होगी। अगर इसके बावजूद आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।